अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला सियासी मैदान और सड़कों से निकलकर अदालती महज तक पहुंच गया है। अपोजिशन ने स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने में ताखीर के खदशे पर OIC इजलास में रुकावट डालने की धमकी भी दे दी है, जबकि हुकूमत अपोजिशन की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर कर रही है, जिसमें स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाने में ताखीर, आर्टिकल 63A के तहत नाअहली और ऑर्डिनेंस के जरिए मुनर्रफीन को रोकने के ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। अहम बात यह कि आज सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद एक सियासी अमल है जिसमें अदालत कोई मदाखलत नहीं करेगी। तहरीक अदम एतमाद की राह में कानूनी रुकावटें डालने की कोशिशों के अलावा हुकूमत ने सियासी कोशिशें भी तेज कर दी हैं। इत्तेहादियों को मनाने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं, जबकि 14 मुनर्रफ अरकान को शोकॉज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं, जिसमें उन्हें डी सीट होने से बचने के लिए 7 दिन के अंदर वजीर आजम इमरान खान को वजाहत पेश करने की हिदायत की गई है। जबकि आज रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने दावा किया है कि जैसे जैसे के अदम एतमाद का वक्त करीब आएगा, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा और मुनर्रफ अराकीन इस दबाव से दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। जैसे जैसे करीब पहुंचेंगे नो कॉन्फिडेंस की वोट पे, मैं जो कौम का गुस्सा देख रहा हूं ये जो ज़मीर फरोशी के ऊपर, ये मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी अगर लोग उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर सारे वापस आएंगे क्योंकि ये पब्लिक प्रेशर देखेंगे। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने भी आज इस किस्म का दावा किया है कि मुनर्रफ अराकीन को अपनी गलती का एहसास शुरू हो गया है। उन्होंने पार्टी में वापसी के लिए राब्ते भी शुरू कर दिए हैं। गुजरा दावा कर रहे हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही और मुनर्रफ अराकीन भी वापस आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन हुकूमत पर अपने अरकान पर दबाव डालने और आईनी बहरान पैदा करके तीसरी कुव्वत को मौका देने के इल्जाम लगा रही है। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुत्तहदा अपोजिशन के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असम्बली पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि अगर स्पीकर ने हाउस का बिजनेस तो हम असेंबली हॉल में धरना दे देंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमकी दी है कि अगर स्पीकर पीर को अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। देखते हैं आप OIC कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। हम भी वहाँ उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। अगर स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर ऑपोजिशन हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद पेश करने में ताखीर की सूरत में धरने की धमकी दे रही है। पाकिस्तानी सियासत एक बार फिर दोहराए पर खड़ी है। ऑपोजिशन ये बयानिया बना रही है कि वो गैर आईनी हुकूमत को आईनी तरीके से घर भेज रही है। इसमें मुल्क और कौम का भला है और जमहूरियत की जीत है। दूसरी तरफ हुकूमत ऑपोजिशन पर हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा और पैसों की सियासत का इल्जाम लगा रही है। कहा जा रहा है कि लोगों के जमीर खरीदने के लिए मंडी लगा दी गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई मुल्क में कोई नई तारीख रकम होने जा रही है या तारीख खुद को दोहरा रही है? क्या ऑपोजिशन की इन कोशिशों से वाकई जमहूरियत मजबूत होगी या मुंतखब वजीर आजम को कब्ल अज़ वक्त घर भेजने से सियासी बेयकीनी में मजीद इजाफा होगा? क्या ऑपोजिशन 2018 की गलतियों को दुरुस्त कर रही है या सियासत फिर 90 की दिहाई में वापस जा रही है? अहम बात यह कि कल बनी गाला में 4 बड़ों की अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें इस बात पर गौर किया गया है, तफसीली गौर किया गया है कि मुल्क को इस बहरान से कैसे निकाला जाए। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन सब करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो इस हवाले से बात करते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने यह कह दिया है कि अगर स्पीकर कोई गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से ताखीर करते हैं सेशन बुलाने में तो फिर OIC इजलास को नहीं होने दिया जाएगा, आप असेंबली हॉल में ही धरना दे देंगे। जरा बताइएगा कि ये तो एक सियासी मामला पाकिस्तान में है, लेकिन ये तो इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, इसको क्यों रोकेंगे और क्यों रोका जाना चाहिए? देखो, जब कंटेनर पे चढ़े हुए थे खान साहब और इनके तमाम साथी जो आज इस बात के ऊपर बड़े परेशान हैं, तो उस वक्त CPAC जो इस मुल्क का फ्यूचर है
तो उसके लिए चाइनीज सदर जो है वो यहाँ पे आना चाहते थे और इनसे गवर्नमेंट ने भी और चाइनीज सफीर ने भी रिक्वेस्ट की थी कि आप चंद दिन के लिए जो उठ जाएं। तो ये जरा याद करें उस वक्त को कि उन्होंने फिर आगे से क्या जवाब दिया था। मियां शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो सिर्फ ये कहा है कि अगर आप ये गैर आईनी काम करेंगे, तो भला इनसे कोई पूछे कि ये गैर आईनी काम क्यों कर रहे हैं ये, जब ये रोज हमें कह रहे थे कि जी लाएं, किधर है आपकी अदम एतमाद की तहरीक, आप लाएं, हम अगले दिन वोट करवा देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब वो उसे 12 दिन पड़े हो गए हैं इनके पास और अब ये अजलास नहीं बुला रहे। और आईनी तौर पे लीगली रूल्स के मुताबिक इन्हें विद इन 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना है और 21 तारीख जो है वो आखिरी दिन है। तो ये क्यों ये गैर आईनी गैर कानूनी ये काम जो है वो कर रहे हैं। राणा साहब ये तो बात दुरुस्त है कि गैर आईनी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए और जैसे कि आप खुद कह रहे हैं कि पीटीआई ने कहा था कि इजलास फौरी तौर पे हम बुलाएंगे, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को हम शिकस्त देंगे, उनको ये करना चाहिए। लेकिन अगर नहीं करते तो कानूनी रास्ता अपनाएं, इंटरनेशनल एक इवेंट होने जा रहा है उसको क्यों रोकेंगे? क्योंकि जब इन्होंने ये किया था, चाइनीज प्रेसिडेंट नहीं आए थे, तो आप तो गलत कहते थे ना इसको, और गलत था भी, आप तनकीद करते थे। तो अब जब उन्होंने गलत किया था अब आप गलत कर देंगे फिर? चलिए शहजाद साहब, आप उनको ये मेरे साथ या मेरे बाद ले लें और उनसे सिर्फ इतनी बात मनवा दें, उन्हें उनसे ये कहलवा दें कि उन्होंने उस वक्त गलत किया था और अब हम गलत कर रहे हैं। तो अभी हमने तो किया नहीं है ना, अभी हमने तो सिर्फ बात की है और इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ये गैर आईनी काम ना करें, ये गैर कानूनी काम ना करें और 21 तारीख को जो है वो इजलास बुलाएं। और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप लोग हॉल में धरना देंगे और वहीं बैठे रहेंगे चाहे ओआईसी का इजलास हो सके या ना हो सके? बहरहाल इस बारे में मैं कोई फैसला करने की पोजीशन में नहीं हूं, ये बात की है, लेकिन मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कभी भी ये मंशा नहीं होगा, कभी भी उनकी ये ख्वाहिश नहीं होगी कि ओआईसी की मीटिंग जो है उसमें कोई खलल पड़े। लेकिन मामला ये है कि ये किस तरह से जो है वो स्पीकर जो है वो एक टाइगर फोर्स का जो है वो रुकन बना हुआ है और वो तमाम रूल्स को बाला ताक रख रहा है, वो आइन को जो है वो कुछ नहीं समझ रहा और ये जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं इनके अरस्तु मिनिस्टर्स, तो ये सारी चीजें जो है ये मैं समझता हूँ कि हमने तो सिर्फ बात की है, ये ऐसा अमल कर चुके हैं माजी में और अब भी ये कर रहे हैं। तो आपको राणा साहब आपको लगता है कि ये इजलास नहीं बुलाएंगे और वक्त पे जो है वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का मोशन प्रेजेंट नहीं करेंगे? क्योंकि आज वजीर आजम इमरान खान ने तो ये कहा है कि जैसे जैसे करीब आएगा वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस का वक्त, आप देखेंगे कि जो लोग मुनर्रिफ हुए हैं वो दोबारा पीटीआई में शामिल होंगे, क्योंकि इतना पब्लिक प्रेशर है उन पर, इतना दबाव पड़ेगा कि वो आ जाएंगे। कौन सा पब्लिक प्रेशर है? जो इन्होंने अपने जो है वो कारकुनों को कहा हुआ है, किसी जगह पे 30 है, किसी जगह पे 40 है, और ये जो तमाशा कल सिंध हाउस के बाहर लगा हुआ है, आप जरा कैमरे की जो है वो स्क्रीन से देखें कितने लोग थे वहां पे, 40 नहीं तो 50 होंगे। और आज जो लोगों के घरों पे, यानी जो अराकीन असेंबली जिन्होंने इस जाबर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहा है, उनके घरों पे जो इन्होंने मुजाहरे करवाए, क्या तादाद है उनकी? कल को अगर हम अपने कारकुनों को ये जो है वो कॉल दे देंगे, और जो कि हम दे रहे हैं, कि जहां कहीं भी ये इस किस्म की हरकत के मुर्तकिब हों, इनको जाके वहां पे रोकें, तो फिर कहाँ रह जाएगा इनका एहतजाज? अब ये वक्त सिर्फ लेना चाहते हैं कि इस तरह से गुंडागर्दी करके, इस तरह से जो है वो हुकूमती अथॉरिटी जो है वो इस्तेमाल करके उन लोगों को जो है वो मजबूर किया जाए और उनको जो है वो वापस राणा साहब अगर देखिए वक्त पे इजलास नहीं बुलाते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं प्रेजेंट करते, मोशन तो खुद ही एक्सपोज होंगे, खुद ही दावे किए थे। लेकिन इस बात पे तो नजरसानी होनी चाहिए ना कि दोनों पार्टीज के कारकुनान आमने सामने ना आए, सड़कों पे निकल के एहतजाज जरूर करें, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज हो। और दूसरा इस बात पे भी नजरसानी करने की जरूरत है कि कोई इंटरनेशनल इवेंट खराब ना हो ना। आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो सार आंखों पे, इसके ऊपर नजरसानी की बात जो है वो बिल्कुल हमारी लीडरशिप तक जब पहुंचेगी तो मुझे भी उम्मीद है कि वो भी ओआईसी की कॉन्फ्रेंस जो है उसे कामयाब देखना चाहते हैं, उसे होता देखना चाहते हैं, और वो तमाम मुसलमान ममालिक के वज़राए खारजा जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हें उसी इज्जत की निगाह से, बल्कि उससे भी बढ़ के देखते हैं जिस तरह से कोई और देखता है। लेकिन
मामला ये है कि 21 तारीख का दिन जो है वो मौजूद है और वो आखिरी दिन है अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर इजलास बुलाने का। रेक्विजिशन हमने दी हुई है, लॉ ये कहता है, रूल्स ये कहते हैं, आइन ये कहता है। तो आप मुझे बताएं कि आप इनको इस बात से छूट किस बुनियाद पे दे रहे हैं? एक और इशू पे बात करना चाह रहा था। अब ये मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तक ही जाएगा ऑपोजिशन के मुताबिक, या अगर आपने सुना हो कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने कहा है कि अगर पीटीआई को हुकूमत बचानी है तो फिर वजीर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए, -1 हो जाए। कल नजीब हारून साहब है पीटीआई के फाउंडर मेंबर है, उन्होंने भी कहा कि बड़ी कुर्बानी देने से बजाय छोटी कुर्बानी दे दी जाए। तो क्या आपको लगता है कि एक ऑप्शन है, ऑपोजिशन मान लेगी अगर ऐसा होता है? तो देखिए, कुर्बानी तो ये इस हुकूमत की होनी है। मामला ये है कि अगर 21 को इजलास हो जाता है तो फिर ये कैप हो जाएगा विद इन 7 डेज। फिर 28 को या 27 को या 26 को वोट लाजमी हो जाएगा। उसी से ये फरार इख्तियार कर रहे हैं। इन्होंने पहले ये बात तय की थी कि 21 को इजलास बुलाएंगे, लेकिन अब जब इन्होंने देखा है कि 13 लोग जो है वो इनके जो है वो जा चुके हैं, तो अब जो है ये अब उस 21 तारीख के इजलास से इनहराफ कर रहे हैं। लेकिन एक बात शहजाद, मामला ये है कि जब 13 लोग, इनकी अक्सरियत है 178 वोट, 172 और 178 में 6 वोट का फर्क है। इनके 13 लोग इनको छोड़ चुके हैं, उनको ये नोटिस दे रहे हैं, खुद एडमिट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज पहले हमने देखा सिंध हाउस में पीटीआई के एमएनएज ने वाज़े तौर पे पीटीआई से नाराजगी का इजहार करते हुए वाज़े इशारा दे दिया है कि वो ऑपोजिशन को सपोर्ट करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे। जिसके बाद कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 एमएनएज और कारकुनान ने सिंध हाउस पर हमला भी किया। और आज ऑपोजिशन ने वाज़े कर दिया है कि अगर कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कोई गैर आईनी या गैर कानूनी तरीके से ताखीर करने की कोशिश की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को प्रेजेंट करने में या असेंबली का इजलास बुलाने में, तो फिर ओआईसी का इजलास नहीं हो सकेगा, क्योंकि असेंबली में ऑपोजिशन की जानिब से धरना दे दिया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अंसार ने और मेहर बुखारी साहबा ने। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अंसार अब्बासी साहब, रोज एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। आज तो ऑपोजिशन ने यह कह दिया है कि हम असेंबली में ही धरना दे देंगे अगर स्पीकर ने कोई गैर आईनी और गैर कानूनी कदम उठाया। ये सूरत हाल कहाँ जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, जो तीनों इवेंट्स आपने बताए हैं और 3 कंसेक्यूटिव डेज़ की बात है, मैं आपको बताऊं, पहला दिन भी बड़ी शर्मिंदगी वाला दिन था। हो सकता है बहुत से टेलीविज़न चैनल्स के लिए मैंने जो देखा, बहुत से सहाफ़ियों के लिए बड़ा कारनामे की बात होगी, और जो जिस तरह की खुशी में देख रहा था वो भी बहुत शर्मिंदगी वाला दिन था। हम टर्न कोर्स को उनको कवर कर रहे थे, वो जो 2018 में अगर हराम थे तो अब हलाल हो गए, और फ़र्ज़ करें, और दूसरी साइड के लिए मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उस वक्त अगर उनके लिए हलाल थे तो अभी हराम हो गए। जबकि प्रिंसिपल आप देखें तो ये बड़ी गलत बात थी। जो वोट जिस दिन होना है असेंबली में, जिसने जाना है जो मर्जी वोट डाल दे, और उसकी एक ज़ाहिर उनके लिए उनको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। अदरवाइज़ बहुत ही शर्मिंदगी वाला दिन था फॉर मी बीइंग अ पाकिस्तानी एंड मोर सो बीइंग अ जर्नलिस्ट। दूसरा दिन कल का जो इवेंट था, अगेन ये जो जिस तरह की वायलेंस हुई, जिस तरीका का रिएक्शन दिखाया गया, एमएनएज भी वहाँ पे मौजूद थे, और प्लस फिर आज की जो बात है इंतहाई इमेच्योर है ऑन पार्ट ऑफ बिलावल भुट्टो। और मैंने सुना नहीं उनका फुटेज, मैंने ट्वीट देखा है, और अगर शहबाज साहब ने भी ये किया है तो इंतहाई अफसोस की बात है। कहा है धरना देंगे, वहीं बैठे रहेंगे, ओआईसी का इजलास नहीं हो सकेगा। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि आप देखें, पॉलिटिकल बात जो मर्जी करें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बात जो मर्जी करें, और मुझे पता है कि पीटीआई वाले हो सकता है इसमें स्पीकर साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से या लॉ से या रूल से खेलना चाहेंगे। ये सारे पॉलिटिक्स के तरीके हैं, आप उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं बहुत सी, लेकिन ये क्या तरीका है मुझे बताएं कि ओआईसी की मीटिंग हो रही है, पूरी दुनिया के मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम उनको यहाँ दाखिल नहीं होने देंगे, और यहाँ देखते हैं कैसे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस होती है। फॉर गॉड सेक, आम थड़े के ऊपर जो लोग होते हैं ना, रिफ रैफ जिनको बोलते हैं, वो ये बात करें तो समझ आती है। ये वो लोग हैं जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो अगर ऐसी बात करें तो इंतहाई अफसोस की बात है। मेहर, आप क्या समझती है, मामले को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और मामला हल कैसे होगा? क्या सड़कों पर होगा, पार्लियामेंट में होगा? आज अदलिया ने नोटिस लिया है, मंडे को फिर दोबारा समाअत है, पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस जारी किए गए हैं, या आपको लगता है कोई इंटरवेंशन होगी और तभी मामला हल होंगे?
देखिए, कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो इतना आपने पैनिक देखा है उस ऑपोजिशन का, कि जो पहले 23 से हट के 25 मार्च की उसने तारीख दे दी थी, कॉल दे दी थी कि इधर धरना होगा या जल्द से जुलूस होंगे और सब कारकुनान को कॉल की जाएगी। पिछले 24 घंटे में कुछ अहम ऐसी तब्दीलियां हुई हैं जिसकी वजह से ऑपोजिशन को भी ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारे पास वक्त कम है। और ये बात दुरुस्त है, हम डे वन से कह रहे हैं, जब से ये मोशन भी फाइल हुआ है, ऑपोजिशन हुकूमत के पास देने को बहुत कुछ होता है और हर गुजरते दिन के साथ वो गुंजाइश जो है, जो आपको वैसे हमें पिछले हफ्ते के सारे इवेंट्स के बाद बहुत सुकड़ती दिखाई दी, उसके बाद कुछ पिछले 24 घंटे के अंदर अश्योरेंसेस हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, जिसके ऊपर ऑपोजिशन को ये बहरहाल महसूस ज़रूर हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इससे 2-3 बातें हैं। ज़ाहिर वासी साहब की सारी बातों को मैं एंडोर्स करती हूँ। ये आप अपने सियासी जो आपके अहदाफ हैं, आपके सियासी जो इंटरेस्ट हैं, आप उनको तरजीह दे रहे हैं कौमी इंटरेस्ट के ऊपर। ओआईसी के ऊपर तो आपकी अक्रॉस पॉलिटिकल लाइन सबकी हमायत होनी चाहिए, बल्कि तो इमरान खान साहब को भी ऑपोजिशन लीडर्स को इन्वाइट करना चाहिए था, उनको भी एतमाद में लेना चाहिए था। अक्रॉस पॉलिटिकल डिवाइड, हमें यूनिटी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान के लिए इतनी एक गैर मामूली सूरत हाल में पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर्स इधर आ रहे हैं, डिस्कशन होने जा रही है इस खित्ते की स्टेबिलिटी के हवाले से, अमन के हवाले से। एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आप ये कॉल कर दें कि हम देखते हैं ये होगा कैसे, ये तो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत बात है। जो 12-14 अरकान हमने देखा है, जो वाज़े टीवी पर आए, उन्होंने कहा, अपनी नाराजगी का इजहार किया, पीटीआई से इशारा दिया कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वजीर आजम के खिलाफ ही खड़े होंगे, ये सब कुछ आपके ख्याल में रिवर्स हो सकता है? कुछ इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है क्या? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी सियासत के अंदर जो 90% भी बात बनी होती है, वो आपको पता है पावर्स दैट बी का रुझान कहीं आ जाए, कहीं अहम फैसले हो जाएं, तो वो 90% भी 50% बन जाते हैं और सिचुएशन 50-50 हो जाती है। तो गो के अपनी तरफ से ऑपोजिशन ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था और उस टाइम के ऊपर वाकई मास्टर स्ट्रोक है भी, बिकॉज दिखने के अंदर अभी तक तो कुछ नहीं चेंज हुआ ना, ये सारे अभी तक तो मंजर आम पर नहीं आया। अभी तो कॉल दी जा रही है कि इनको हम एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं कि अगर ये अपनी गलती समझ लें और वापस आ जाएं, मगर हाउस की मेजोरिटी तो खोते दिख गए आपको इमरान खान साहब ना, ही इज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। तो एक पिछले 24 घंटे से तो बात यही हो रही थी कि शायद उनको रिजाइन कर देना चाहिए या ये वोटिंग जो है इसको जल्द से जल्द होना चाहिए। तो बिल्कुल रिवर्सिबल है, सुकून से रिवर्स होगा, ताहयात ना अहली का। अगर और इसके लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तो रुजू किया है अदालत से, कल मंडे को शायद वो रेफरेंस भी दायर कर देंगे 186 के जरिए, जो तशरीह करनी है आर्टिकल 63A की। शो कॉज नोटिस भी बासी साहब दिए गए हैं उन लोगों के जिनके इंटरव्यू चले। और फिर आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इनके हलकों में लोगों का इतना सिवियर प्रेशर आएगा इनके ऊपर कि ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। ऐसा होता हुआ आपको कुछ नज़र आ रहा है? देखें, इसमें एक तो बात मैं यही कह रहा हूँ कि प्रेशर इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि किसी की जान को ख़तरा हो, बिकॉज अगर लीडरशिप इस किस्म की बात करे, इस किस्म की बात करे, तो आप देखें कि लोग, ज़ाहिर है लोगों के सेंटिमेंट्स ही कुछ और होते हैं। और अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत जज्बाती लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती लोग हैं। तो मुझे ये डर है कि अगर इस किस्म की बात करते हैं तो ये भी साथ ज़रूर करें, खुदा का वास्ता बात करनी चाहिए कि किसी को भी आप प्रोटेस्ट करते हैं तो बड़ा पीसफुल तरीके से करें, ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता किसी के घर के ऊपर हमला भी हो जाए, किसी के, ये कुछ भी हो सकता है। सो एक तो ये बात। दूसरा देखें, जो अभी आप पहले बात कर रहे थे ना, जो आपने बात अभी महर से भी की, क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ नहीं हो सकता, हमारा माजी ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जो कॉज ऑफ कंसर्न है हमारे लिए, कि वेदर ये नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है नाकाम होती है, इर्रिस्पेक्टिव के इसका क्या रिज़ल्ट होता है, क्या हम पॉलिटिकल जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा सियासी जो मुस्तकबिल है, क्या वो इस किस्म का है कि हम अपने माशी हालात देख लें, अपने मुल्क के ओवरऑल हमारे जो गवर्नेंस देख लें, तमाम तरह हालात देख लें कि हम किसी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या फिर यही कन्फ्रंटेशन, यही वाले इस किस्म के हालात जो कि हमारी जान नहीं छोड़ रहे, इस किस्म के हालात। कम से कम एक चीज़ अपने मुल्क के लिए सिक्योर कर लें हमारे लिए, आप इनके जी आपस में डिस्कशन करें, डायलॉग करें। अर्ली इलेक्शन आप चाहते हैं, अर्ली इलेक्शन हो जाए, लेकिन क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गवर्नेंस के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, ये कुछ चीज़ें, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के ऊपर, और ये वो चीज़ें जो हमारे मुस्तकबिल के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, और कम से कम इन चीज़ों के ऊपर एक कंसेंसस इवॉल्व किया जाना चाहिए। महर, एक तरफ दो बयानियां हैं, ऑपोजिशन कह रही है गैर आइनी हुकूमत बनी 2018 में, हम उसको आइनी तरीके से निकाल के जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वही छांगा मांगा की सियासत है, पैसा चल रहा है, लोटे जो है वो बिक रहे हैं, ये उनके तरफ से नैरेटिव है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या कोई नई तारीख रकम करने जा रहे हैं जिससे जमहूरियत मजबूत हो जाएगी अगर ये हुकूमत चली गई, या हम दोबारा
तारीख को दोहरा रहे हैं और 90 की सियासत में दोबारा जा रहे हैं? मैं बताऊं शहजाद साहब, हम कोई नई तारीख रकम नहीं करते, हम सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह तारीख दोहराते हैं। मैं ये द अदर डे भी कह रही थी, नवाज़ादा नसरुल्लाह खान अपनी कब्र में करवटें ले रहे होंगे, वो नेशनल हुकूमत का कह चले गए। मगर आपने देखा है कि हर हारते हुए सियासतदान ने इस मुल्क में प्रपोज किया नेशनल गवर्नमेंट, उसका कोई आईनी तरीकाकार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने भी परसों में कहा, वो माना, उन्होंने एतराफ़ किया उसकी आईनी कोई प्रोविजन नहीं है। द प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ नॉट कि राइट और रॉन्ग कौन है, इनमें से दोनों साइडों के ऊपर आपकी उतनी ही दलीलें हैं कि किस तरह ये खाली हैं असूलों से और नजरियात से, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक विन। हम छांगा मांगा की बात करते हैं, छांगा मांगा तब भी था, मरी हाउस तब भी था, स्वाद की पॉलिटिक्स तब भी थी, आज भी ये अपने तय का 2022 का छांगा मांगा है। आप ये नहीं कह सकते कि तब भी जोर जबरदस्ती नहीं थी, तब अपने मजे से ही लोग गए थे। क्या बात कर रहे हैं आप, आज अपने मजे से ही गए हैं। ये बात देखिए, ये और आपने सेनेट के अंदर एक बार नहीं कई बार अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील होते देखा है, और तब पीटीआई ज़मीर का थी। हमने माजी में देखा है जनरल एहतशाम ज़मीर का ही नाम कोट होता था। इधर ज़मीर किसी का नहीं है, इधर मुफादात के ऊपर अपनी सौदाबाजी। मैं चाहूंगा इसमें जरा अब्बासी साहब का भी व्यू लूं। अब्बासी साहब, अगर ये कहा जाता है कि गैर आईनी तरीके से हुकूमत आई थी, हम तो आईनी तरीके से भेज रहे हैं और ये दुरुस्त अमले से जमहूरियत मजबूत होगी, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये साइकिल रुकेगा कहाँ पर जाके? और हमेशा हमारी, मेरे ख्याल से ये तो तारीख अपने आप को बिल्कुल सही है कि दोहराती रही है कि सियासतदान अपने मफादात के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और दूसरों के मफादात के लिए भी इस्तेमाल होते रहे। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? देखें, अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो मैं यही देख रहा हूँ, और इवन 2018 की बात की, अभी मुझे बताएं कि जो सारा कुछ हो रहा है, मैंने ये मिसाल दी ना परसों जो हमने देखा, तो उसके ऊपर आप पोजीशनिंग देख लें ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशनिंग देख लें। अगर उस वक्त लोटाक्रेसी गलत थी तो अभी लोटाक्रेसी ठीक कैसे हो सकती है? मुझे सिर्फ ये नुक्ता समझा दें, कैसे ठीक हो सकती है? कितनी पार्टियाँ इन्होंने बदली पिछले 8-10 सालों में, आप ये देख लीजिएगा। और ये जो है कि जी ज़मीर की आवाज़, यही तो प्रॉब्लम है कि इस ज़मीर की आवाज़ के ऊपर ही लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, और हुकूमतें कमज़ोर होती हैं, हुकूमतें मजबूत होती हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या वो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पीपीपी पैट्रियट बना, तो क्या वो ज़मीर की आवाज़ के ऊपर नहीं बना था? किंग्स पार्टी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर नहीं बनी थी? ये सारे लोग क्या ज़मीर की आवाज़ के ऊपर 2018 में इमरान खान साहब के साथ आके ज्वाइन नहीं किया था, जो कि इमरान खान साहब के लिए उस वक्त हलाल थे? और उस वक्त पीएमएलएन का ये फैसला था कि किसी भी ऐसे शख्स के लिए अब हमारी पार्टी में जगह नहीं होगी। तो इन सब लोगों को एश्योरेंस, आप राजा रियाज साहब क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे कि लोग तो ज्यादा आने चाह रहे हैं पीएमएलएन में, उनके पास जगह नहीं है इतनी। तो आप मुझे बताएं कि वो सारे असूल, क्या ये वोट की इज्जत है? सो दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली हम माजी से नहीं सीखना चाहते, माजी की गलतियां बार बार हम वही दोहराना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ कम से कम अवाम के लिए भी बेहतर हो जाए, कम से कम बड़े मसाइल के ऊपर इनको जबरदस्ती बैठा के इनकी मिन्नतें करके कोई कंसेंसस ले लें, ताकि मुल्क हमारा आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, महब बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद कानूनी जो पहलू है, इस वक्त कानूनी जो लड़ाई चल रही है उस पर बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल हमारे साथ होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को नाकाम बनाने के लिए सियासी ऑप्शंस के साथ साथ अब कानूनी ऑप्शंस पर भी गौर कर रही है और 63A आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला भी किया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद साहब ने। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या पीर के रोज़ आप लोग फाइल करने जा रहे हैं रेफरेंस आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए, और दूसरा ये कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि माजी में कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह की गई है, उसके तहत फैसले दिए गए हों? देखिए, पहले सवाल का जवाब ये है कि पीर की सुबह ये फ़ाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ये 1 बजे टेकअप होगा रेफरेंस। दूसरा आपने सवाल पूछा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि जिस इशू पे गवर्नमेंट सवाल सुप्रीम कोर्ट लेके जा रही है उस पर कोई जजमेंट नहीं है। बुनियादी तौर पे पार्लिमानी जमहूरियत में एक वोट जो है इंतहाई अहम तरीन एक्सरसाइज है। अब एक ऐसा वोट जिसके लिए आइन में लिखा है कि अगर एक ख़ास तरीके से कोई मेंबर वो वोट देगा तो उसके नतीजे में वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उस मेंबर की सीट ख़त्म हो सकती है, और एक इंतहाई नापसंदीदा एक्ट है डिफेक्शन और फ्लोर क्रॉसिंग, वो मेंबर उस चीज़ का मुर्तकिब होगा। तो पहला सवाल ये है कि उस वोट की कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल वैल्यू क्या है। दूसरा सवाल यह है कि जो चीज़ एक इंतहाई नापसंदीदा करार दी गई है आइन में, डिफेक्शन और फ्लोर क्रॉसिंग, और जिसके नतीजे में सीट ख़त्म होती है, तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन की कितने अरसे के लिए, क्या सिर्फ वो सीट ख़त्म होगी?
और उसके बाद मेंबर कंटिन्यू कर सकता है, या ये ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है, या इसका कोई और पीरियड है। तो ये दो अहम तरीन सवालात हैं और इस पे हम सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाई चाहते हैं। अच्छा खालिद साहब, आप कह रहे हैं कि कोई इस पे जजमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो 63A 1A है और B है। जो B है वो तो वोट के हवाले से है कि अगर कोई शख्स वोट देता है, पार्टी लाइन के खिलाफ जाके एब्सटेन करता है, तो फिर उसके खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल किया जाएगा, उसके पहले शो कॉज नोटिस दिया जाएगा पार्टी लीडर की जानिब से, फिर स्पीकर जो है पोस्ट ऑफिस का काम करेगा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस पर फैसला करेगा। तो यहाँ पे तो ये वाजे है ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में कोई भी मेंबर हिस्सा ले सकता है, पार्टी लाइन क्रॉस कर सकता है, लेकिन उसकी एक कॉस्ट है और वो कॉस्ट डिस्क्वालिफिकेशन की सूरत में है, तो वोट तो दिया जा सकता है ना। देखिए, उस पर मेरी ज़ाती पोजीशन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप उनको असेंबली में ही ना आने दें और वोट ना देने दें, लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि एक ऐसा वोट, और हम ये अस्यूम कर रहे हैं कि वो वोट कास्ट हो गया सपोज़, और वो इस तरह कास्ट हुआ जो कि आइन की 63A की लैंग्वेज और रूह के मुनाफी है, और उसके नतीजे में किसी की सीट जा सकती है, यानी वो डिफेक्शन और फ्लोर क्रॉसिंग, ज़ाहिर एक प्रोसीजर दिया है उसके फॉलो करने के बाद। तो पहला सवाल तो ये है कि उस वोट की अहमियत आइनी और कानूनी क्या है, क्या उसे काउंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बज़ाहिर यह है कि वोट दिया है तो काउंट भी होना चाहिए, लेकिन इस पे क्योंकि एक ये इंतहाई जो एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंस है किसी भी मेंबर के लिए, एक वोट देने के नतीजे में वो अपनी सीट ख़त्म हो सकती है, तो क्या ये हम इसको एक ट्रीट करें कि एक नॉर्मल वोट है और नॉर्मल वोट की तरह ये काउंट हो जाए। इस पे कोई सुप्रीम कोर्ट का डिटेल्ड जजमेंट या प्रोनाउंसमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन आप दूसरा सवाल है वो ये है कि जी 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 फरमाइए आप। ये दूसरा सवाल ये है कि इस चीज़ के नतीजे में आप जब फ्लोर क्रॉसिंग के मुर्तकिब हो गए प्रोसेस फॉलो करने के बाद, तो फिर डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ उस हद तक है कि जो आपकी सीट ख़त्म हो गई, या किसी लंबे अरसे के लिए, या ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है। क्योंकि आप देखें 62(1)(f वहाँ कोई पीरियड नहीं दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया है 5 रुकनी बेंच ने कि ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई इंसान मेंबर जो है सादिक और अमीन नहीं रहे, तो और ज़ाहिर है कि कोर्ट के ज़रिए वो प्रोसेस होना है। तो क्या एक शख्स जो डिफेक्शन का मुर्तकिब हुआ हो और ये डिक्लेयर हो गया हो, तो क्या वो सादिक और अमीन रहेगा, और क्या या वो ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन का लायबल है? तो ये वो सवाल है कि जिस पे अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मौजूद नहीं। अच्छा, लेकिन खालिद साहब आप ये कह रहे हैं कि वोट देने से रोका नहीं जा सकता, वो मेंबर आए वोट कास्ट कर सकता है, आइन में ये है और आपका ओपिनियन भी यही है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ क्लॉजेज हैं। अगर एक क्लॉज ऐसा है कि जिसमें ये लिखा है कि आपने पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दी और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, अब उसमें एक इंटरप्रिटेशन का सवाल ये उठेगा कि उसको किस तरह ट्रीट किया जाए। अगर किसी मेंबर ने कोई इब्हाम नहीं छोड़ा कि जी मैं अब आपकी पार्टी के साथ नहीं हूँ, आपके कहने पे वोट नहीं डालूंगा, तो क्या वो अब पार्टी का मेंबर रहा है या उसने रुकनीत ख़त्म करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है? तो इस पर भी तशरीह की ज़रूरत है। अब इसमें सवाल ये उठेगा कि ये एक्ट किस वक्त कंप्लीट हुआ, क्या क्योंकि वो जो आपका नो कॉन्फिडेंस पे या इलेक्शन पे वोट देने का है, वो तो एक्चुअल जब तक वोट कास्ट नहीं होगा। लेकिन एक और जो ग्राउंड है वो ये है कि जी अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं दूसरी पार्टी, तो वो उसके लिए ये नहीं लिखा है कि किस एक्चुअल असेंबली के अंदर आके आप ज्वाइन करें, तो उसकी भी शायद क्लैरिटी की ज़रूरत है, और मौजूदा कॉन्टेक्स्ट में ये सवाल बड़ा अहम हो गया है। अच्छा, क्योंकि अभी तक तो वीडियो कुछ बयानात हैं पार्लियामेंटेरियंस के जो ये कह रहे हैं कि हम पीटीआई से नाराज़ हैं, कुछ इशारा दे रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हम सपोर्ट करेंगे, तो क्या इज़ दैट इनफ एज एन एविडेंस कि उन्होंने पार्टी से रिज़ाइन कर दिया है, पार्टी छोड़ दी है? क्योंकि जो इमरान खान वर्सेस आयशा गुलरलई केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तो ये क्लैरिफाई किया था कि सिर्फ इंटेंट या स्टेटमेंट्स जो है वो काफ़ी नहीं है कि हमने इस्तीफा दे दिया, बाकायदा रेजिग्नेशन लेटर होना चाहिए या बाकायदा इस बात का सबूत होना चाहिए कि वो शख्स ने पार्टी कोई और ज्वाइन कर। तो ऐसा तो होते हुए नहीं देखा अभी तक हमने। देखिए, मैं अभी किसी पर्टिकुलर केस पे कमेंट नहीं करूंगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लॉज के और उस क्लॉज के ऊपर ये गुलरलई वाला जजमेंट ज़रूर है, लेकिन हम क्योंकि इस वक्त 3-4 क्लॉजेस की एक साथ तशरीह हो रही है, और सवाल ये जो बुनियादी उठ रहा है कि आपने जैसे पहला सवाल किया कि वोट कास्ट किए बगैर ऐसा हो सकता है या वोट कास्ट होने के बाद प्रोसेस होगा और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो ये थोड़ा बहुत इबाम है। बज़ाहिर जो लैंग्वेज है वो तो ये है कि वोट कास्ट होने के बाद होगा, लेकिन उस वोट की सैंक्टिटी और
उसकी वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है, ये इसमें अभी थोड़ा सा इबाम बाकी है। अच्छा, और खालिद साहब इस पर भी एक है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, क्योंकि बलूचिस्तान के एमपी थे मंजूर खान काकड़, और उन्होंने पख्तूनख्वा अवामी पार्टी के, उन्होंने अब्दुल कुद्दूस बजिंजो को 2018 में वोट दिया था, पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की थी, उनके बाद पार्टी ने कार्रवाई की, इलेक्शन कमीशन ने उनको फिर डी-सीट कर दिया था, और इसके बाद 2019 में, ये 2018 में हुआ, 2019 में वो सेनेटर बन गए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको डी-सीट किया, बाद में वो सेनेटर बन गए। तो इससे तो ये साबित होता है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है दैट्स नॉट फॉर 5 years और परमानेंट, वो सिर्फ डी-सीट है और कभी भी दोबारा क्वालिफाई कर सकते हैं फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, ये इस इशू पे डायरेक्ट कभी भी कोई सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुई है, और इसीलिए ये ज़रूरी है। आपने जिस केस की मिसाल दी वहाँ शायद ये इशू रेज नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इतना हार्मलेस और इनोक्यूअस एक्ट है कि सिर्फ डी-सीट हो जाएं और एक हफ्ते बाद आप दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़के आ जाएं? ये इस पे बहस होनी है, और फिर एक डिटेल्ड ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट का आएगा, वो सबकी रहनुमाई के लिए होगा, सिर्फ एक ख़ास मौजूदा हुकूमत के लिए नहीं है, क्योंकि ये मसला सिर्फ एक पार्टी का नहीं, तमाम पार्टियों का है। और किसी न किसी वक्त तमाम पार्टियाँ जो फ्लोर क्रॉसिंग है, ये डिफेक्शन है, कि ये कैंसर है, और इसका शिकार रही हैं। आज तो एक पार्टी है, कुछ अर्से पहले कोई और पार्टी थी, और ये इट्स अ कंटिन्यूइंग फिनोमेना। और खालिद साहब ये भी बताइएगा कि इस हवाले से इस पर भी गौर किया गया था कि एक ऑर्डिनेंस के जरिए इन मेंबर्स को नाअहल कर दिया जाए, और फिर लॉ डिपार्टमेंट, लॉ मिनिस्ट्री ने ये कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी आप ऑर्डिनेंस लाएंगे वो ओवर रूल नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं, ऐसा कोई ऑर्डिनेंस, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस ज़ेर गौर, और ऑप्शन आते हैं डिस्कार्ड हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई फ़ैसला नहीं था। बुनियादी फ़ैसला ये था कि तमाम ऑप्शंस को गौर करने के बाद कि सबसे सेफ़ और कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ली जाए, इस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता। लेकिन ऑर्डिनेंस का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, और गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आपके ऑफिस ने, आपने ड्राफ्ट करके नहीं दिया था जिसको लॉ मिनिस्ट्री ने बाद में अपोज किया? मेरी लॉ मिनिस्ट्री से इस इशू पे कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, बल्कि एक 10-15 दिन से डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं था। तो हमारी तरफ से लॉ मिनिस्ट्री के साथ ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं थी। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि क्या अब ये, क्योंकि ऑपोजिशन कह रही है कि स्पीकर को वक्त पे कानून के मुताबिक इजलास बुलाना है, क्या इससे ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है? क्योंकि ये चीज़ें रूमर्स गर्दिश कर रही हैं कि शायद कोई ऐसी कोशिश करे कि स्पीकर जो है वो इजलास को मुलतवी कर दे, ताख़ीर करे उसमें। अगर ऐसा होता है तो क्या ये तमाम चीज़ें चैलेंज हो सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में? देखिए, इस पे क्योंकि अभी ये एक मफरूज़ा है, और मुझे यकीन है कि स्पीकर साहब जो हैं वो आइन के मुताबिक पहले भी काम करते रहे हैं, और इस पर्टिकुलर इशू पे भी आइन के मुताबिक करेंगे। तो अभी क्योंकि मफरूज़ा है, इस पे तबसरा मुनासिब नहीं है, लेकिन मेरे जहन में कोई शक नहीं है कि स्पीकर साहब जो आइन का रिक्वायरमेंट, मैं सिर्फ कानूनी नुकता जानना चाह रहा हूँ कि क्या स्पीकर के ऐसे किसी इक़दाम को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में? देखिए, स्पीकर के लिए क्योंकि आइन में बुनियादी तौर पे जो प्रोसीडिंग्स हैं हाउस की, उनकी एक इम्यूनिटी है, और इस पर कई जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के 50s के भी हैं, 60s के भी हैं, उसके बाद के भी हैं। तो आम तौर पे कोर्ट अदालत का रुझान ये है कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस जो है वो अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती, और 69 में, आर्टिकल 69 में उसकी इम्यूनिटी है। बहुत लेकिन अगर बिल्कुल इलीगल हो तो ज़ाहिर है कि वो कोर्ट जो है जुरिस्डिक्शन रखती है उसको देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।